नमस्कार, लिविंग स्टोन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। पॉलिटी घटना चक्र की इस श्रृंखला में आज हमारा नया टॉपिक है राष्ट्रपति, जो कि एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसमें है कि भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। क्या है? भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारा जो आर्टिकल है, हमारे संविधान का अनुच्छेद जो 52 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। तो ये जो अनुच्छेद 52 है, इसमें क्या है? पद का प्रावधान किया गया है। कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हमारे जो भारत का राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति को और क्या क्या कहा गया है? भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। दूसरा, इसको राज्य का प्रमुख कहा जाता है। देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। देश की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख, राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी इसी को कहते हैं। और देश का संवैधानिक प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है और देश का प्रतिनिधित्व भी यही करते हैं। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ बिंदु। आर्टिकल 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति होगी वो किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने जो अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 54 मतलब अनुच्छेद 54। इसके अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन यह निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। तो इसमें आर्टिकल 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब बात आई है यहाँ पे निर्वाचक मंडल की, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। इसको कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज इसको कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति को वोट देगा उसे ही राष्ट्रपति का क्या कहा जाता है? निर्वाचक मंडल कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों का समूह जो राष्ट्रपति को वोट देगा उसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो कुछ बिंदु और जान लीजिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो ये भी हम यहीं पे बात कर लेते हैं। कौन शामिल है? तो देखिए, पहला है संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा है दिल्ली प्लस पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, चौथा है यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन मतलब विधानसभा का सदस्य हो। तो मतलब इसमें 4 बताया कौन कौन शामिल है। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, दूसरा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तीसरा दिल्ली प्लस पुदुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य हो तो भी वह शामिल होगा। तो ये 4 थी जो शामिल होते हैं। अब कौन शामिल नहीं होगा किसमें? निर्वाचक मंडल में। अब इसकी भी बात कर लेते हैं। तो इसमें कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन इसमें शामिल नहीं होगा, सदस्य शामिल नहीं होगा। विधानसभा का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा, राज्यपाल भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैंने बताई, इसको आप अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा। अगला है इसमें कि 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ये कब से प्रभावी हुआ? तो ये प्रभावी हुआ 1 जून 1995 से। तो 70वां जो संविधान संशोधन अधिनियम 1992 था, इसके द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से? 70वें संविधान संशोधन के माध्यम से। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। तो इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, इसमें जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को अभी इसमें शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग नहीं लेता?
मनोनीत सदस्य एवं विधान परिषद के सदस्य जो हैं भाग नहीं लेते। अभी मैंने बताया कि कोई भी मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होगा और इसमें विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा, राज्यपाल भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें है कि अनुच्छेद आर्टिकल 55 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो ये जो चुनाव है आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 55 क्लॉज 3 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, अप्रत्यक्ष होता है। कहने का मतलब जनता डायरेक्ट इसको वोट नहीं करती, जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उसके द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। दूसरा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिसको कहते हैं प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल, गुप्त मतदान मतलब सीक्रेट वोटिंग, इसके माध्यम से इनका चुनाव किया जाता है। यहाँ पे एक आइए इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व, तो इसकी थोड़ी सी बात यहीं पे कर लेते हैं। इसमें कि जब संविधान निर्माताओं ने मतलब भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन विधि को जब तय किया तो इस विधि के लिए उन्होंने बोला कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम को मतलब इसको चुना जाना चाहिए चुनाव कराने हेतु। जो हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव हो उसमें केंद्र और राज्य की क्या हो, भागीदारी बराबर रहे, मतलब केंद्र और राज्य की जो शक्तियों का जो बंटवारा है वो बना रहे, दोनों की जो भूमिका है वो बराबर रहे। तो इसमें सांसदों के मतों का मूल और विधायिका के मतों का मूल निकालने का मतलब इसमें जो फॉर्मूला उन्होंने बोला कि ये बनाया जाना चाहिए, जिससे जितने भी विधायक हैं उनके मतों का मूल्य सभी राज्य विधान का और सभी सांसदों के जो मतों का मूल्य क्या हो आपस में बराबर आए। तो इसलिए इसकी व्यवस्था की गई, इसलिए कि केंद्र और राज्य की जो भागीदारी रहे वो बराबर बनी रहे और दोनों की जो इनकी जो शक्तियां हैं केंद्र और राज्य की, उनका बंटवारा जो बना रहे, दोनों की भूमिका इसमें समान रहे। इसीलिए राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका जो फैसला होता है वो क्या होता है, अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक जो मंडल क्या है अपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव को किस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, इस आधार पर कि निर्वाचक मंडल क्या है, अपूर्ण है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, आर्टिकल 58 की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल जो 58 है वो किसकी बात करता है, राष्ट्रपति की योग्यता की बात करता है। क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की उसकी योग्यता बताई गई है। तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, वह न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो और वह लोकसभा का सदस्य बनने की क्या रखता हो, योग्यता रखता हो। और क्या शामिल नहीं है, मतलब इसमें योग्यता में वह जन्म से भारतीय हो यह कोई आवश्यक नहीं है, वह पढ़ा लिखा हो यह भी आवश्यक नहीं है। तो ये भी दो अलग से बातें याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये भी एग्जाम से पूछा गया है कई बार, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में जो नामांकन है उसके लिए उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भारत के कुछ राष्ट्रपति दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पे उनका नाम है, पद धारण करने की अवधि है, यहाँ पे कार्यकाल दिया गया है, मतलब कार्यकाल के अनुसार उनका क्रम दिया गया है और यहाँ व्यक्ति के अनुसार उसका क्रम दिया गया है। तो चलिए हम पहले इनके थोड़ा सा नाम जान लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं। आप इसके क्रम आप देख लीजिएगा, मैं एक बार सरसरी निगाह में पढ़ देती हूँ। पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। वराहगिरी वेंकटगिरी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। अगले हैं न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। फिर वराहगिरी वेंकटगिरी आए, 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974।
डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। बी.डी. जत्ती ये कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977। अगले हैं नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। ज्ञानी जैल सिंह 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। आर वेंकट रमन 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। के आर नारायणन ये थे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007। प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012। प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 से अब तक। ये जब बुक थी तब तक अब तक था। अब वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप करके बताएंगे। अब इसमें है कि जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है। जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना होता है? 15,000 रुपये जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जो जमानत राशि होती है वो क्या हो जाती है? जब्त कर ली जाती है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि मतलब पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 56 में। आर्टिकल 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की गई है, मतलब पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक का उसमें उल्लेख किया गया है। अगला है आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देगा। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आर्टिकल है। कौन सा? आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज का के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र पहली बात तो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। ये जो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल जो है 56 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान का आर्टिकल 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 57 है किसकी बात करता है? किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। कहने का मतलब कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की यह बात करता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य जो है वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या है। तो याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो जनसंख्या से तात्पर्य है वो किस वर्ष की जनसंख्या से जनगणना से है? वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा जो निर्धारित जनसंख्या है उससे है। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया गया। तो याद रखिएगा इसको कब तक? जो 84वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के आंकड़े जो भी प्रकाशित होने तक के लिए इसको निर्धारित किया गया है। आर्टिकल 59 में क्या है? राष्ट्रपति की पद की शर्तें हैं। तो इसमें अनुच्छेद जो 59 है तो आर्टिकल 59 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। इसमें ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 59 क्लॉज 1 है इसके अनुसार यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान मतलब वो जिस सदन से बिलोंग करता था उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। क्योंकि आर्टिकल 59 में क्या बोला गया? भारत का राष्ट्रपति पद की शर्तें बताई गई हैं और उसमें ये भी बात हुई है कि भारत का जो राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा।
मतलब इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि कोई संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर कोई सदस्य या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण करने से पहले पूर्व उसे अपनी सदस्यता क्या करनी होगी, त्यागनी होगी। तो यही बात इसमें की गई है। आर्टिकल 60 में बात की गई है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। इसमें बात की गई है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, आर्टिकल 60 में क्या है, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण। तो राष्ट्रपति को जो शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उसकी अनुपस्थिति में कौन दिलाएगा, उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध जो ज्येष्ठतम जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए प्रति माह है। यह पूछा भी गया है और पूछ भी सकता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए प्रति माह है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की किससे दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से इसको दिया जाता है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 56 क्लॉज 1 सब क्लॉज ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। तो इसमें बात की गई है महाभियोग की। तो देखिए इसमें जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, का माना जाता है मतलब, किंतु 3 वर्ष के पहले भी राष्ट्रपति को पद से मतलब कुछ कारणों की वजह से उसका पद रिक्त हो सकता है। कौन कौन से कारण है, यदि उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, किसकी, राष्ट्रपति की। अगर मृत्यु हो जाती है तो भी उसका पद रिक्त हो जाएगा। यदि वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे तो, महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए तो, और उसका निर्वाचन रद्द हो जाए तो, और कार्यकाल पूरा हो जाए तो वह क्या होगा कि राष्ट्रपति जो है उसके कार्यकाल से पहले भी उसका जो पद है वो रिक्त हो सकता है। तो ये कारण थे। अब अगला आर्टिकल है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जो 61 में उसमें क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की बात की गई है, इसका उल्लेख किसमें है, तो आर्टिकल 61 में। ये क्या कह रहा है, महाभियोग मतलब इसका ये जो प्रक्रिया है इसका स्रोत क्या है, अमेरिका का संविधान है। महाभियोग का जो शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कितनी बार हुआ है, टोटल 2 बार हुआ है। देखिए आर्टिकल 56 में भी इसकी बात की गई है, लेकिन इस आर्टिकल 56 में क्या है कि राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। दोनों में डिफरेंस इतना है कि आर्टिकल जो 56 है उसमें बताया गया है राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है, और आर्टिकल 61 में बोला गया है कि मतलब आर्टिकल 61 में इसकी प्रक्रिया, महाभियोग की जो प्रक्रिया है उसको बताया गया है। आर्टिकल 61 क्लॉज 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक ऐसा आरोप लगने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन की अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प क्या होना चाहिए, पारित भी होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके आधार क्या क्या हो सकते हैं। पहला है कि संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर लाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार मतलब काम नहीं कर सकता, पहली बात, क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति है आर्टिकल 74 के तहत वह संवैधानिक रूप से बंधा हुआ है और वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। सबसे पहले ये बात समझिए। यदि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य ना करे तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया, संविधान पर अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो हमेशा कहाँ लाया जाता है, संसद में हमेशा लाया जाता है, ना कि राज्य विधानमंडल में। संसद के इसमें क्या है कि संसद के किसी भी सदन मतलब चाहे लोकसभा या राज्यसभा में पहले लाया जा सकता है, किसी भी सदन में पहले लाया जा सकता है। जो महाभियोग है, महाभियोग क्या है कि यह संसद के हमेशा मतलब संसद में लाया जाएगा और संसद के किसी भी सदन में यह पहले लाया जा सकता है। जिस भी सदन में पहले लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों मतलब उस सदन के जिस भी सदन में लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या
कितनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 जो सदस्यों का हस्ताक्षर सहित जो नोटिस है वो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देना पड़ता है। तो यही इसमें बात की गई है कि 14 दिन इसकी पहले इसकी अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या की यही बात इसमें बोली गई है। तो मतलब जिस भी सदन में पहले यह लाया जाएगा उस सदन की कुल संख्या का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर सहित नोटिस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को देना पड़ता है। इसके बाद वह सदन महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करेगी। वह जो सदन होगा वह महाभियोग के प्रस्ताव को पारित करेगा। पारित विशेष बहुमत से किया जाता है। तो विशेष बहुमत से किया जाता है मतलब सदन की कुल संख्या का बहुमत, मतलब 2/3 या 67% कह सकते हैं। आर्टिकल 62 क्लॉज 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को जो मतलब पद खाली है उसको भरने के लिए निर्वाचन जो है रिक्ति होने की तारीख के पश्चात, मतलब जो खाली हुआ है उसकी तारीख के पश्चात जितना जल्दी हो सके यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर, मतलब 6 माह बीतने से पहले उसका निर्वाचन किया जाना है। तो ये किया जाएगा, इसमें बोला गया। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, मतलब यदि मृत्यु हो गई हो, त्यागपत्र उसने दे दिया हो या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश या उनके ना रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी वहाँ पे उपलब्ध ना हो तब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके ना रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 मतलब आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो याद रखिएगा आर्टिकल 77 में बात की गई है कि भारत सरकार के जितने भी समस्त कार्यपालिका के जो भी कार्य होंगे वो किसके नाम पे किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम पे मतलब किए जाते हैं। आर्टिकल 78 में है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है? वर्णित है। आर्टिकल 86 में क्या है कि आर्टिकल 86 में संसद के सदनों के अभिभाषण और उनको संदेश भेजने की राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। आर्टिकल 86 में क्या है? संसद के सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का जो अधिकार है वह उसमें उल्लेख है। अब इसमें है कि आर्टिकल 87 क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। तो ये याद रखिएगा 87 के क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समावेश संसद के दोनों सदनों में क्या करता है? अभिभाषण करता है। आर्टिकल जो है 108 आर्टिकल 108 मतलब अनुच्छेद 108 के तहत उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो 108 किससे संबंधित है? संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा देगा। मतलब विधेयक मतलब ये धन विधेयक के अलावा जो है को पुनर्विचार हेतु सदन को वापस लौटा देगा यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। ये था हमारा आर्टिकल 11। तो आर्टिकल 11 इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा कि इसके अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा, अपनी स्वीकृति रोक लेगा अथवा विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा देगा। यह है। फिर इसके अलावा दूसरा बिंदु है धन विधेयक के अलावा ये बात की गई, ठीक है। यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधित मतलब फिर से यदि विधेयक दोनों सदनों द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, मतलब अपनी स्वीकृति वह नहीं रोकेगा। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं, इसीलिए
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक क्या बनते हैं, कानून बनते हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की जब स्वीकृति हो जाती है तो विधेयक क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो 123 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति दी गई है। तो ये जो 72 है इससे ये किससे संबंधित है, भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति इसमें प्राप्त है। 143 में है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें है कि आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। अगला है कि आर्टिकल 53 क्लॉज 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, कौन कौन सी, जल थल वायु थल सेना, वायु सेना और नौसेना का प्रधान सेनापति होता है। तो आर्टिकल कौन सा है इसका, आर्टिकल 53 क्लॉज 2। ये किससे संबंधित है, ये भारत के राष्ट्रपति मतलब क्या है कि तीनों सेनाओं का क्या होता है, प्रधान सेनापति होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी महत्वपूर्ण ये लाइन है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है, सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये इसकी व्याख्या कंप्लीट हुई। थोड़ा लेंदी जरूर था लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तभी आप इसके प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा लेंदी सही लेकिन चीज़ें का सही से कंप्लीट होनी चाहिए। अब इसका है प्रश्नकोश। तो चलते हैं हम इसके प्रश्नकोश की ओर। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नांकित में कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल या राजनीतिक प्रमुख मंत्री परिषद सहित। तो इसका देखिए कौन सा भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो हमने पढ़ा भारत का राष्ट्रपति। ए ऑप्शन इसमें सही है। दूसरा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। कारण आर, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो अब इसमें बताना है कि भारत का, पहले इसमें कथन दिया गया और कारण दिया गया। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। उपयुक्त संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही बताना है। तो इसका सी ऑप्शन है कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है लेकिन ब्रिटेन का जो राजा होता है क्या होता है, वंशानुगत होता है। दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है जबकि जो अमेरिकी राष्ट्रपति क्या होता है, वास्तविक प्रमुख है। ये दोनों भिन्न है, इसीलिए ए सही है और आर क्या है, गलत है। तीसरा है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए। कथन ए में है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है, ये बताना है। तो इसमें कथन दिया गया कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसका देखिए ए तो सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो इसका जो सी ऑप्शन होगा कि ए तो सही है किंतु आर क्या है, गलत है। संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघीय की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, मतलब ये सही है। संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। इस प्रकार का आर जो है, जो कारण आर है वो गलत है क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं जो हैं वो अध्यारोपित की गई हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा है, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है, तो इसका होगा राष्ट्रपति। छठवां है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। क्या पूछ रहा है, एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो यह बात करता है आर्टिकल 53। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें, राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। नवा, इसमें नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए में है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। मतलब इसमें क्या है कि कथन ए में है कि संघ की कार्यपालिका जो शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर है कि कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है। अब इसमें उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही पूछ रहा है, तो इसका ए ऑप्शन भी सही है कि संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है। सही, कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है, ये भी सही है लेकिन इसकी ये सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इसका बी ऑप्शन हो जाएगा कि ए आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है इसकी किसकी
किंतु आर सही स्पष्टीकरण ए का नहीं है। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा। 10वां प्रश्न, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए में है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड जो है राष्ट्रपति में निहित है। कारण आर प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। आपको इसका सेंटेंस पढ़ के ही समझ आ रहा है कि ये सही है या नहीं, है ना। तो पहला इसमें कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में नहीं थे, बिल्कुल सही। प्रधान सेनापति की हैसियत से जो राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, गलत। तो ये आपका ए सही होगा और आर गलत है। इसमें क्या है, सी ऑप्शन आपका सही है। 11 है कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? तो यह बी है हमारा, राष्ट्रपति पर लागू होती है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। ये कौन, किसके संबंध में बात की जा रही है? राष्ट्रपति के संबंध में। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान से। तो इसका डी ऑप्शन आपका होगा। 13 है इसमें कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। हाँ सही है। कारण आर एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। एक निर्वाचन मंडल की, क्योंकि एक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो देखिए ए भी सही है, आर भी सही है और इसकी यह सही व्याख्या है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपका कि ए आर दोनों सही हैं, किंतु और ए जो है ये जो है ए का सही स्पष्टीकरण आर है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, खुला बैलेट प्रणाली द्वारा। तो देखिए अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा। इसका बी और सी दोनों होना चाहिए। 15 है कि भारत के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो हमने देखिए अभी पढ़ा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं और कौन कौन शामिल नहीं होते हैं। तो जो शामिल होते हैं वो देखिए कौन कौन थे। संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा था राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान सभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य हो तो इस तरीके से ये चारों थे। और कौन शामिल नहीं हो सकता? तो उसमें कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा और विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा और राज्यपाल भी इसमें शामिल नहीं होगा। तो इसका 1, 3 और 4 इसका सही है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका 1, 3 और 4 आपका डी ऑप्शन इसका सही होगा। भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया वो कौन सा है? तो दिल्ली और पुडुचेरी। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें मैंने बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक जो मंडल है उसमें कौन कौन शामिल नहीं होगा। कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होगा, विधान परिषद का कोई सदस्य शामिल नहीं होगा, राज्यपाल भी इसमें शामिल नहीं होगा। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 18, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं? नीचे दी गई कुर्सी सही उत्तर चुनना है। संसद के दोनों सदस्यों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल। तो इसमें बताना है कि ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है इसमें कौन कौन शामिल है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें मैंने बताया था संसद के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य तो भी वह शामिल होगा।
तो इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य, तो इसलिए ये वाला जो है गलत हो जाएगा। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो बिल्कुल सही है। और तीसरा है कि संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित, संघ राज्य क्षेत्रों का मतलब दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल है, ठीक है। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा। अब इसमें मूल्यांकन से इसको बाहर किया है आयोग ने। सकते इससे कितना प्रश्न इसने पूछा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, फिर से वही सवाल। तो कौन कौन सम्मिलित होता है, संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली प्लस पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्य, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन का सदस्य हो तो राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब इसमें आपको ऑप्शन बताना है, इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य, राज्य विधान परिषद के चुने हुए सदस्य। तो देखिए इसमें जो राज्य विधान परिषद है ये तो शामिल होता ही नहीं है, तो इसलिए 1 2 3 इस तरीके से इसका सी ऑप्शन आपको हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा, केवल लोकसभा के सदस्य द्वारा, केवल राज्यों के विधानसभाओं और लोकसभा के सदस्य द्वारा। डी है कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और आज इतना ही, क्योंकि अब ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है और जो भी इसका बचा हुआ है अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।